साथियों, जय कल्पामृत। कल्पामृत मार्केटिंग के ऑनलाइन वेबिनार रात के 8 बजे मैं अजय चुग कल्पामृत मैनेजमेंट की तरफ से आज के प्रोग्राम में जुड़े सभी साथियों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की हमारी गेस्ट स्पीकर डॉक्टर रुचि यादव, जो लखनऊ ऋषिपैथी सेंटर पर अपनी सेवाएं बहुत अच्छे तरीके से दे रही हैं और आज एक बहुत शानदार विषय के ऊपर अपना व्याख्यान देने, अपनी प्रस्तुति देने आज हमारे बीच में मौजूद हैं। उनका भी मैं कल्पामृत परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद पारित करता हूं कि उन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकालकर कल्पामृत परिवार को एक ऐसे विषय पर जानकारी देने के लिए आज उपलब्ध हैं, जो कि एक ऐसी बीमारी है जिसे होती है वही जानता है कि ये कितनी खतरनाक है। कोरोना काल के अंदर जब जब कोरोना ने गदर मचाया है, जब जब कोरोना ने तबाही मचाई है, सबसे ज्यादा कैजुअलिटी अगर किसी बीमारी की वजह से हुई है तो वो इसी बीमारी की वजह से हुई है। हमारे सभी डॉक्टर साहिबान जो ऋषिपैथी सेंटर पर अपनी सेवाएं देते हैं, वो आप सबके लिए समय समय के ऊपर अपनी सेवाएं देने के लिए अलग अलग विषयों पर पूरी तरह से कमर कस के तैयार बैठे हैं और हम उन्हें आपके बीच में लाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। समय और प्लानिंग जिस तरह से इजाजत देगी, हम उन्हें आपके बीच में पेश करते रहेंगे ताकि रोगों के ऊपर आपकी जानकारी, आपकी जागरूकता बढ़े और आपको ये पता चले कि किस रोग पर कल्पामृत और ऋषिपैथी के वो कौन से उत्पाद हैं जो आप ऐसे रोगियों को उपलब्ध करवाकर उन्हें उस रोग से मुक्ति दिलवा सकते हैं और समाज के अंदर एक बहुत ही अच्छी सेवा और समाज को एक नई दिशा देने के कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं। साथियों, डॉक्टर रुचि एक बहुत अच्छी वक्ता है। विषय पर जो उनकी पकड़ है, ये मुझे आज पता चला जब मेरी सुबह उनसे बात हुई। बहुत अच्छे तैयारी करके वो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। लेकिन साथियों, एक बात याद रखिएगा, इस तरह के जितने भी प्रोग्राम होते हैं, ये पूरी तरह से नॉलेजफुल प्रोग्राम होते हैं। नॉलेजफुल प्रोग्राम का मतलब ये होता है जहां पर आपको किसी एक विषय के ऊपर पूरी तरह से जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। इसमें जोश नहीं होता, इसमें कोई मजा नहीं होता, इसमें किसी तरीके का कोई एंटरटेनमेंट नहीं होता, लेकिन असल में यही वो चीजें हैं जो आपको और हमें और कल्पामृत को आगे ले जाने में सबसे बड़ा काम करेंगी, सबसे बड़ा सहयोग करेंगी। तो कृपया करके आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जैसे ही डॉक्टर ऋषि अपना व्याख्यान शुरू करें, अपनी प्रस्तुति शुरू करें, पूरी तरह से ध्यान मग्न होकर उनकी एक एक बात को सुनिएगा, ताकि जो समय आपके लिए डॉक्टर रुचि निकाल कर लाई है और जो कल्पामृत के राष्ट्रीय मंच पर आपके लिए ये कीमती समय आप लोगों ने निकाला है, उसका कोई मतलब निकल सके और उसका कोई ना कोई आप लोगों को फायदा मिल सके। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप सबके बीच में कल्पामृत परिवार की तरफ से वेलकम करते हुए डॉक्टर रुचि को पेश करने की आप सबसे इजाजत चाहूंगा। तो आएंगी और अपने प्रोग्राम को विधिवत शुरू करेंगी। आप सबसे मेरा पुनः निवेदन है, कृपया करके करतल ध्वनि से आप उनका वेलकम कीजिए। मैं उन्हें आपके बीच में पेश करने की, अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा हूं। आइए डॉक्टर रुचि, वेलकम आपका कल्पामृत के स्टेज के ऊपर। थैंक यू अजय सर जी। हेलो जी बोलिए, आप शुरू कर सकती हैं, आपकी आवाज जी, एकदम ठीक है। जी जी, शुक्रिया अजय सर जी। कल्पामृत परिवार से जुड़े हुए हमारे सभी सीनियर्स और मीटिंग में जुड़े हुए मेरे सारे सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रुचि यादव, ऋषिपैथी आयुर्वेदिक सेंटर लखनऊ में आज आप सबके सामने अपने एक समक्ष अपने एक रोग, जिसको ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं, आम भाषा में जिसको दमा कहते हैं, या सांस की बीमारी, इस विषय में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और
मैं कोशिश करूँगी कि बता पाऊँ कि आयुर्वेद में इसको कैसे दूर किया जा सकता है या इसको कैसे इसके इफ़ेक्ट को कैसे कम किया जा सकता है, वो बताने का प्रयास करूँगी। मैं आज इस मंच पे आई, ये मेरा सौभाग्य है कि कल्पामृत के मंच पे मुझे अपने कुछ विचार रखने का मौका मिला। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। सर, एक्चुअली मैं इस मेरा मानना है कि कोई भी रोग जब होता है, तो वो किसी व्यक्ति, ये जाति, वर्ण या वर्ग विशेष को नहीं होता है। मुझे लगता है कि कोई भी रोग जो होता है वो सबसे पहले इस शरीर में उत्पन्न होता है और इस शरीर में उत्पन्न होके इस शरीर की रचना, इसकी क्रिया, इन सबको प्रभावित करता है कि इस शरीर में कैसे इसका संगठन हुआ है और शरीर कैसे बना है और ये कैसे काम करता है। अगर वो इसको प्रभावित करेगा, तो इससे क्या होता है कि शरीर में कोई भी रोग उत्पन्न होने के लिए एक सीधा-सा रास्ता मिल जाता है और जहाँ रास्ता मिलता है, वहाँ कोई भी बीमारी अपना घर कर ही लेती है। ये आम भाषा में कहा जाता है। इसलिए अस्थमा में के बारे में कुछ भी बताने से पहले मैं शरीर के बारे में थोड़ा-सा बताना चाहूँगी, जो एक जनरल लैंग्वेज में आयुर्वेद में कहा गया है। आयुर्वेद में कहा गया है कि जो शरीर है, इसका निर्माण कहते हैं कि 5 महाभूत, 3 दोष या 7 दोष इन सभी के मिलने से होता है। ये 5 महाभूत क्या है? ये 5 महाभूत कुछ और नहीं है, बल्कि ये 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ही कहे गए हैं। क्योंकि ये इन सबके मिलने से ही शरीर का निर्माण होता है और जहाँ पे भी ये शरीर को प्रभावित करता है कोई भी क्रि इसकी संरचना, जहाँ इन सभी में डिस्टर्बेंस, जहाँ पे भी इसका विरोध होता है, वहीं से शरीर में रोग उत्पन्न होने लगता है और कोशिश होती है कि जहाँ रोग होने लगे वहाँ इसको खत्म करने की कोशिश की जाए। और आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य भी यही कहा गया है कि स्वस्थ शास्त्रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, मतलब जो भी रोगी है उसके रोग हो रहा है तो उसको खत्म करना और अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसको स्वस्थ रखना। ये आयुर्वेद का मेन उद्देश्य कहा गया है। इसीलिए हमारा सबसे पहले उद्देश्य यही होता है कि हम किसी भी रोग को उत्पन्न ना होने दें। अगर कोई रोग उत्पन्न हो भी गया है तो उसको नष्ट करें। इसी तरह अगर हम देखें कि शरीर में ये जो 5 महाभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये हैं क्या? आकाश को अगर हम देखें शरीर में, तो हमारे शरीर में जितना भी खाली स्पेस है, खाली जगह है, यहाँ पे भी लगता है कि हाँ, जैसे मैं बोल रही हूँ, मुँह में क्या कुछ खाली स्पेस है। हमारी नोज़ और नाक में खाली स्पेस है, लंग्स है, हमारे फेफड़े हैं, उनमें कुछ खाली स्पेस है। इन सब जगहों पे आयुर्वेद में बताया गया है कि ये आकाश महाभूत से बना हुआ है। इसी तरह अग्नि, अग्नि क्या है, जो शरीर का जो भी ताप है, शरीर में जितने भी हमारे जो भोजन को पचाने वाली सामान्य क्रियाएँ एंजाइम्स के द्वारा जो होती हैं, वो उन सभी को अग्नि से कोरिलेट किया गया है, अग्नि को बताया गया। इसी तरह शरीर में जहाँ भी पानी, पानी तो हर जगह शरीर में है ही है, आँसू है वो भी पानी है। ठीक? और कोई भी सिक्रीशंस शरीर में है, वो भी पानी, सब पानी से मिलके बना है। इसी तरह पृथ्वी को अगर हम देखें, शरीर में पृथ्वी का कैसे इन्वॉल्वमेंट, कैसे पृथ्वी महाभूत शरीर को बना रहा है। तो जितना भी शरीर का मासल एरिया है, मास जहाँ पे भी है, वो सब पृथ्वी के महाभूत के मिलने से बना हुआ है। इस तरह अगर हम देखते हैं ओवरऑल, तो इन पाँचों महाभूत का संगठन हमारे शरीर की एक पूरी संरचना को बना देता है। अगर इन महाभूतों में कहीं भी कमी आती है, कहीं भी बढ़त बढ़त होती है या जो कुछ भी डिस्टर्बेंस होता है, तो वो एक कहते हैं कि किसी भी रोग को बन घर करने की जगह दे देता है। इसी तरह ये तो हमारे 5 महाभूत की बात हुई। इसी तरह अगर हम दोषों को देखें, तो आयुर्वेद में कहा गया है कि कोई भी रोग 3 दोष बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ। ये यहाँ पे भी ये दोष बिगड़ते हैं, बढ़ते हैं, तो वो अपने आप किसी भी रोग को उत्पन्न करने के लिए सक्षम होते हैं।
ये अब अगर हम देखें कि बात दोष क्या है, बात दोष कैसे बिगड़ती है? अगर कहीं पे भी जैसे हम बोलते हैं, हमारी पलकें झपकती हैं, हम चलते हैं, तो ये सारी क्रियाएँ जो हो रही हैं, आयुर्वेद में कहा गया है कि ये सारा बात के कारण, शरीर में बात है, जिसके कारण ये सारी क्रियाएँ होती हैं। अगर इन्हीं क्रियाओं में कहीं डिस्टर्बेंस होता है, कहीं रोक-कावट होती है, तो वो बीमारियाँ होने लगती हैं। जैसे अगर हम देखें, हमारे शरीर में जितने भी जो जॉइंट्स होते हैं या जोड़ होते हैं, जिनमें कहते हैं आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई। तो ये कहीं न कहीं हमारे शरीर की जो बात है वो डिस्टर्ब हो रही है। जितनी भी नर्वस डिसऑर्डर्स ब्रेन की जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, वो सब ये बात के डिस्टर्ब होने से होती हैं। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि जो बात के बिगड़ने से लगभग 80 बीमारियाँ ऐसी हैं जो केवल बात के बिगड़ने से होती हैं। इसी तरह पित्त को अगर हम देख लें शरीर में, तो पित्त को शरीर में अग्नि से रिलेट संबंधित बताया है। क्योंकि जो शरीर में अग्नि अग्नि को ले सकते हैं हम कि जैसे शरीर का जो टेम्परेचर है, शरीर का गर्माहट है या शरीर में जितने भी एंजाइम्स वर्क कर रहे हैं या हार्मोनल्स वर्क हो रहे हैं, ये जो कि क्या होते हैं हमारे भोजन को पचाने का और भी जो तो जितना भी हम समझ लें कि जैसे हमारे पेट की जो भी कोई भी बीमारियाँ हो रही हैं तो पेट की बीमारियाँ जो होती हैं वो सब पित्त के बिगड़ने से होती हैं। यहाँ पे बिगड़ने का मतलब मेरा सीधे कहने का ये है कि वहाँ पे जहाँ पे भी पित्त कहीं बढ़ जाता है, कहीं कम हो जाता है या उसकी जो भी केमिकल कंपोज़िशन मतलब मान के चलिए कैसे उसका संगठन है, वो कहीं पे भी अगर कम या ज़्यादा होता है, तो वो हमारे शरीर में पित्त के बिगड़ने से बीमारियाँ पैदा कर देता है। और आयुर्वेद में इसी तरह कहा गया है पित्त से संबंधित लगभग-लगभग 40 बीमारियाँ ऐसी होती हैं, जो केवल पित्त के बिगड़ने से होती हैं। इसी तरह अगर हम देखें कफ के बारे में, जो तीसरा दोष जो कहा गया है कफ, कफ को शरीर में बताया गया है कि शरीर में जहाँ पे भी गुरुता होती है, भारीपन जहाँ होता है, जहाँ पे जो शरीर की ठंडक होती है या शरीर में जो जहाँ पे भी सॉफ्टनेस होती है, शरीर का जो कहते हैं जो लचीलापन होता है, ये शरीर में कहीं न कहीं कफ की उपस्थिति के कारण ही होता है। लचीला इससे क्या कफ क्या होता है शरीर को लचीला बनाता है। इसमें अगर ये शरीर में कहीं कफ बढ़ जाता है या कहीं कम हो जाता है तो इससे क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म जो एक सामान्य क्रिया है जो कहते हैं हम मेटाबॉलिज्म जिसको कहते हैं कि उपापचय की क्रिया या कोई कैसे सिस्टम वर्क करता है जो हमारे सांस लेने की, बोलने की, सांस छोड़ने की जो एक नॉर्मल प्रोसेस क्रिया होती है वो प्रभावित होती है। और इसी तरह देखें तो लगभग कफ के बिगड़ने से 20 बीमारियां ऐसी होती हैं जो केवल कफ के बिगड़ने से होती हैं, कम या ज़्यादा होने से होती हैं। और जो बाद में धीरे-धीरे चलकर शुरुआत इनकी बहुत माइन्यूट लेवल पे होती है, बहुत ही कम लेवल पे होती है, लेकिन अगर इनको शुरुआत में ही ध्यान न दिया जाए, तो वो धीरे-धीरे इकट्ठा होकर एक बड़ा-सा रूप ले लेती हैं। अगर इसी चीज़ को देखें सिंपल सा कहते हैं ज़ुकाम-बुखार, ज़ुकाम हो गया। अगर ज़ुकाम को हम धीरे से शुरुआत में ही नहीं रोकेंगे, तो वो धीरे-धीरे बढ़ता-बढ़ता इतना बढ़ जाता है कि वो फिर बि बहुत कॉम्प्लिकेटेड बीमारियाँ लेने लगता है, क्रोनिक बीमारियाँ जिसको कहते हैं। क्रोनिक से ये है कि बहुत कट तब जिनका उपचार करने में हमको दिक्कत आने लगे। इस तरह से ये एक सीवियर रूप बीमारियों का ले लेते हैं। फिर बाद में यही होता है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है या कुछ नहीं है। तो इसलिए हमको हमारी सबकी यही कोशिश होती है कि किसी भी बीमारी को उसकी शुरुआत में ही उसकी जड़, उसकी पकड़ को उस क्या कारण है, क्या साइन सिम्पटम्स है, उसकी शुरुआत में ही उसको देखें, उसको पकड़ने की कोशिश करें। अगर हम शुरुआत में ही उसको पकड़ लेंगे तो ज़ाहिर है बीमारियाँ आगे बढ़ नहीं पाएँगी, तो हम उस रोगी को या उस व्यक्ति को बचा सकते हैं, उसकी लाइफ़ को बढ़ा सकते हैं। और
हमारा सबका एक उद्देश्य यही होता है कि कोशिश हमारी यही रहती है कि हम किसी भी पर्सन की लाइफ को, किसी भी रोगी की लाइफ को बचाएं और उसको एक स्वस्थ जीवन दे सकें। कफ की दृष्टि से ही होने वाली, कफ की बढ़त या कमी से ही होने वाली एक बीमारियों में अस्थमा आता है। अस्थमा को जनरली अगर हम देखें तो क्या कहते हैं इसको, कॉमन भाषा में, सामान्य भाषा में इसको हम कहते हैं दमा का रोग कहते हैं, या देखें कहें कि सिंपली सुनते हैं हम कि उसको सांस की बीमारी है। तो आखिर ये दमा है क्या, अस्थमा है क्या? मॉडर्न लैंग्वेज में तो इसमें कह दिया जाता है कि इसकी डेफिनेशन एक लाइन में दे दी गई है कि दमा एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ एयरवे, मतलब जो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया में जो एक रास्ता है, ये रास्ता जो हमारे नोज से लेके गला, गर्दन और फेफड़े, अंत में जो फेफड़ों तक पहुंचता, उस प्रोसेस में, उस रास्ते में कहीं पे भी अगर इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन से मतलब ये होता है कहीं पे भी सूजन होने लगती है, कहीं पे भी जलन होने लगती है, जकड़ाहट होने लगती है, तो वो उससे होने से क्या होता है कि जो सांस लेने की हमारी जो एक नेचुरल प्रोसेस है कि हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, इस सांस लेने के छोड़ने के रास्ते में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा सिस्टम है शरीर का, वो हाइपर रिएक्टिव, रिएक्टिव मतलब इतना उत्तेजित हो जाता है कि वो किसी भी, सिंपल भाषा में कहें, अगर कोई हमारे घर में अजनबी आ जाए, कोई अजनबी व्यक्ति आ जाता है तो हम सभी एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, अरे ये कैसे हो गया? तो उसी से अगर हम देखें इसको, तो उसी की तरह जैसे हमारा जो एक नॉर्मल रास्ता है सांस लेने का, छोड़ने का, उस रास्ते में अगर कोई अजनबी या कोई अजनबी से रिलेटेड कोई वायरस, बैक्टीरिया या धूल कण कण वगैरह कोई आ जाते हैं, तो हमारा सिस्टम जो होता है वो पूरा से एक हाइपर रिएक्शन देने लगता है, अलार्मिंग रिएक्शन देने कहते हैं जिसको, कि हमें सूचना देने लगता है कि भाई कुछ गलत हो रहा है इस रास्ते में। तो हमें ये समझ में आ जाता है कि हाँ, हमें अब ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सिंपल वही अस्थमा में इसीलिए कहते हैं कि, और धीरे-धीरे अगर हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते तो ये एक भयंकर रूप ले लेता है, जिसमें क्या होता है फिर इंसान साँस प्रॉपर तरीके से, कोई भी रोगी है, पर्सन है, प्रॉपर उसको साँस नहीं आती है। उसे इतनी बेचैनी होती है कि वो आराम से ना सो सकता है, ना बैठ सकता है। तो अगर अस्थमा को हम जनरली देखें तो सिंपल सा यही कहा गया है इसमें कि ये एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है एयरवे का। ये एयरवे कुछ भी, या हमारे नोज़ से लेके नोज़, थ्रोट, ट्रैकिया जिसमें कहा जाता है जो साँस लेने का पथ, रास्ता कहा है, और लास्ट में आके फेफड़ों में तक जाता है। इसमें क्या होता है, इस पूरे प्रोसेस में इन्फ्लेमेशन होता है, जिससे क्या होता है कि साँस लेने की प्रोसेस पूरी तरीके से नहीं हो पाती है, और हमें जो साँस लेने के दौरान जो ऑक्सीजन चाहिए होती है, जो, क्योंकि ऑक्सीजन को ही हमारे आयुर्वेद में प्राणवायु कहा गया है, जीवन के लिए, रक्षा के लिए कहा गया है कि बिना प्राणवायु के जीवन नहीं है। तो जो प्रॉपर ऑक्सीजन हमको नहीं मिल पाती है, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये भयंकर बीमारी है। तो ये एक सिंपल सी परिभाषा इसमें यही कही गई कि ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ दिस और एयरवे, इसमें अब जब ये हाइपर रिएक्टिव होने लगता है तो फिर हमें बहुत सारे सिम्टम्स, साइन और सिम्टम्स दिखने लगते हैं। अगर हम देखें तो इसमें जनरली अगर हम इसके साइन और सिम्टम्स की बात करें तो इसमें हमको दिखता है कि, पहचान देखें कि पेशेंट होता है बेचैनी से, बेचैन रहता है, उसको सांस ही नहीं, वो पेशेंट आपके पास आता है सीधे, वो यही कहता है कि हमें सांस नहीं बैठ रही है, हमें सफोकेशन हो रहा है, खांसी, हमको कफ आ रहा है, खांसी आ रही है, या सिंपल सा वो कहता है कि इतनी बेचैनी हो रही है कि वो सांस नहीं ले पा, और सांस अगर छोड़ रहा है तो उसकी सांस के छोड़ने में एक सीटी के बजने जैसी आवाज आती है। तो इन सब
पहचान से, इन सब सिम्पटम्स से हम पहचानते हैं कि हाँ, इसको सांस का रोग हुआ है। और कभी-कभी हम उससे ये भी, अगर हमको नहीं क्लियर, कुछ बातें नहीं क्लियर हो पाती हैं, तो हम कहते हैं कि पेशेंट से पूछते हैं, उसको कहते हैं कि आप एक शब्द बोलिए, एक पूरा वाक्य बोलिए। तो अगर बहुत ज़्यादा कोई कंडीशन होती है, तो क्या होता है कि वो पेशेंट उस सेंटेंस को पूरा कंप्लीट भी नहीं कर पाता है। उस सेंटेंस को वो धीरे-धीरे शब्दों में बोलता है। तो ये एक सिंपल सी पहचान होती है कि ये अस्थमा का रोग ही है। अगर तो यहाँ पे ये तो सिम्पटम्स की बात हो गई। आयुर्वेद में क्या कहा गया है, एक सिंपल सा साधारण सा इसका साइन बताया गया है, इसका लक्षण बताया गया है कि अस्थमा का रोगी अगर है तो उसको पहचानने का, कि एक लाइन कही है कि आसीनो लभते सौख्यम उष्णस्य च अभिनंदते। जो भी अस्थमा का पेशेंट होता है, उसको बैठने पे तो आराम मिलता है, उसको गर्म चीज़ें खाने पे भी आराम मिलता है। लेकिन उससे कहो कि साँस वाले पेशेंट को कि तुम लेट जाओ, लेट तो उसको उसमें इतनी बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है। तो एक ये सिंपल सा इसका साइन और सिम्पटम्स कहा गया है। अब इसके आगे अगर मैं देखूँ, इसके आगे मैं इसके कारणों पे अगर बात करूँ कि अस्थमा अस्थमा तो हमने बता दिया कि क्या हुआ अस्थमा। लेकिन अगर इसके कारणों पे मैं बताऊँ तो जाऊँ तो सबसे पहले इसका एक जो कारण मुझे समझ में आता है वो वही बताते हैं कि हाइपर रिएक्टिव हो जाना। मतलब किसी भी अनजान पार्टिकल्स के प्रति रिस्पॉन्स दिखाना। ये इसका एक मेन कारण होता है हाइपर रिएक्टिविटी। अब ये हाइपर रिएक्टिविटी, इसके और पॉइंट देखते हैं तो इसका मेन कॉज़ अगर इसके अंदर जाके देखें, तो इसके जो मेन कॉज़ निकल के आते हैं उसमें सबसे पहले हमको दिखता है कि या तो इसकी अस्थमा का पेशेंट में कोई फैमिली हिस्ट्री रहती है, कि कोई भी अगर पेशेंट है तो हम उससे पूछें अगर कि इस क्या आपके परिवार में भी किसी को अस्थमा की बीमारी रही है? तो मेबी हो सकता है कि पेशेंट कहे कि हाँ, उसके परिवार में किसी दादा-नानी, भाई-बहन या माँ-बाप किसी एक को ये अस्थमा की बीमारी रही है। तो एक कॉज़ तो हमको यहाँ पे ये मिल जाता है कि शायद इसकी फैमिली हिस्ट्री हो। दूसरा अगर हम देखें इसका कॉज़, कि इसकी कॉज़ मतलब कारण क्या? के होने का, अस्थमा के होने का कारण क्या है दूसरा? तो हमको दूसरा सबसे बड़ा जो कारण दिखाई देता है वो होता है एलर्जी। एलर्जी को अस्थमा का कोई भी पेशेंट होगा वो आपको ज़रूर बताएगा कि उसे एलर्जी की प्रॉब्लम है। ये एलर्जी उसको किसी से भी हो सकती है, धूल से हो सकती है, धुआँ से हो सकती है, फूलों के जो परागकण होते हैं उनसे हो सकती है, कोई स्पेसिफिक फूड होता है किसी-किसी को उससे होती है, डिओड्रेंट होते हैं उनसे एलर्जी होती है। कुछ वायरल डिसीज़ भी होती है जो इसको कॉज़ करती हैं। कुछ एलोपैथ में जो आजकल कुछ मेडिसिन्स भी होती हैं, वो भी एलर्जी का कॉज़ करती है, जैसे एस्पिरिन हो जाती है। जो लोग बहुत जल्दी सर दर्द के लिए डिस्प्रिन की टैबलेट लेते हैं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो एक एलर्जी कॉज़ करने लगती है। बीटा ब्लॉकर्स उसपे कुछ कहते हैं, वो भी, ये कुछ दवाएँ होती हैं जो एलोपैथ में, वो भी एक एलर्जी का कारण बनती हैं। इसी तरह अगर कुछ देखें, हम पेशेंट से पूछें कि उसका ऑक्यूपेशन पूछें कि आप क्या काम करते हो? तो कभी-कभी उसमें से कुछ ऐसा निकल के आता है, जैसे कोई भी पेशेंट होता है उससे पूछिए तो आप काम क्या करते हैं? तो वो कहते हैं सिंपल कि हम आटे की चक्की में वाले, जहाँ पे आटा नॉर्मली जो पीसा जाता है उस चक्की में काम करते हैं, या जो जहाँ पे भी कॉटन वाले मिल्स होते हैं, या जहाँ पे भी म मी कुछ कारखाने होते हैं जहाँ पे ये जूट-वूट का काम होता है, उन उन जगहों पे भी काम करने वालों में अस क्या होता है कि धीरे-धीरे उनको एलर्जी ही डेवलप होने लगती है और वो मेन कॉज़ बनता है जाके अस्थमा का। कभी-कभी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर में भी रहने से ये भी एक कारण बताया जाता है अस्थमा का। सीलन वाली जगह होती हैं जहाँ पे बहुत कुछ लोग रहते हैं, स्लम्स एरिया में रहते हैं, उन एरिया में कहीं-कहीं सील वो भी धीरे-धीरे कहीं न कहीं जो हमारे रेस्पिरेटरी जो पाथवे कहा गया है, जो साँस लेने की अस तो उसमें कहीं न कहीं धीरे-धीरे वो क्या सब करते हैं, ये कफ को बढ़ाने का काम करते हैं। और आयुर्वेद में एक और बात कही गई कि पूर्वी हवा
पूर्वी हवा का इसलिए था क्योंकि जब पूर्वी हवा चलती पूर्वी हवा कहते हैं, पूर्वाई कहते हैं, कॉमन लैंग्वेज में पूर्वाई चल रही है, या जहाँ पे भी बादल या बारिश होने लगती है, ये सब कारण अस्थमा को बढ़ाने के कारण बताए गए हैं। और कभी-कभी एक कारण और देखने में मिलता है, वो देखते हैं हम एक्सरसाइज का। कुछ लोग होते हैं बहुत तेज-तेज, जिनमें भी अस्थमा डेवलप होता है या अस्थमा होने वाला होता है, अगर वो बहुत तेज-तेज एक्सरसाइज करने लगते हैं, तो वो भी एक धीरे-धीरे इसका कारण बन जाता है। तो ये कुछ कारण ऐसे थे जो क्या होता है, जो बताए गए हैं कि ये अस्थमा को डेवलप करते हैं। इन सब का ओवरऑल अगर रिएक्शन देखें तो वो हमारे जो भी पाथवे बताया श्वास लेने का, छोड़ने का, सांस के, तो उस पाथवे में एक हाइपर रिएक्टिविटी शो करने लगते हैं। तो तुरंत ही हमको ये अपने साइन और सिम्टम्स के साथ देखने लगता है। अब कोई भी ये तो हमारे सारे कारण और साइन और सिम्टम्स की बात हुई। इन साइन और सिम्टम्स में एक कॉमन सिम्टम्स जो यहाँ पे दिखते हैं, सबसे कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलता है सिम्टम कि जो पेशेंट होता है उसकी सांस छोड़ने का, कहते हैं ना, सांस लेना और सांस छोड़ना। तो जब वो कोई भी पेशेंट होता है, वो सांस जब छोड़ता है, तो उसकी सांस छोड़ने के समय में आप देखिए एक सीटी के बजने जैसी आवाज़ होती है। सी करने की आवाज़ सुनाई देती है, या रात में अगर सो रहा होता है पेशेंट, तो भी ये एक सीटी जैसी आवाज़ आती है। तो इससे हमको सबको ये समझ आ जाता है कि हाँ, ये अस्थमा का पेशेंट है। अब आगे अगर देखें सी टॉपिक पे, तो हम देखते हैं इसको सबसे पहले आता है कि इसको एग्ज़ामिन कैसे करते हैं। एग्ज़ामिन, अगर कोई पेशेंट हमारे पास आया है या नॉर्मली कोई व्यक्ति आया है, तो कुछ नहीं हम कर सकते, कुछ नहीं, तो हम सीधा-सीधा उसके जो हमारे रेस्पिरेटरी रेट कहा गया है, मतलब जो साँस लेने की जो दर होता है, कहते हैं कि एक हम साँस लेते हैं और छोड़ते हैं, एक समय पर छोड़ते हैं तो वो जनरली अगर हम काउंट करते हैं, तो जनरल जो नॉर्मल होता है, व्यक्ति कोई भी होता है, तो उसमें ये 20 पर मिनट होता है, मतलब 1 मिनट में वो साँस 20 बार लेता है, 20 बार छोड़ता है। लेकिन अगर हम पेशेंट अस्थमा का पेशेंट होता है, तो उसमें ही अगर रेट हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो अक्सर बढ़ के आता है। उसके साँस लेने और छोड़ने की गति इतनी तेज़ होती है कि ये काउंट 20 से भी ज़्यादा चला जाता है। अब पेशेंट आते हैं, तो अब दूसरी इस आती है बात यहाँ पे कि हम पेशेंट कोई आता है, तो उसको क्या इन्वेस्टिगेशन करें। तो सिंपल सा कि हम उसका एक ब्लड टेस्ट कराएँ। अगर हम उस ब्लड टेस्ट कराने में खून की जाँच कराते हैं, तो उस खून की जाँच करने में जो हमारे खून में या ब्लड में जो कुछ सेल्स पाई जाती हैं, उसमें एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, जिनको हम कहते हैं ईओसिनोफिल्स। ये अस्थमा के पेशेंट में इओसिनोफिल्स की नंबर्स बढ़ी हुई रहती हैं। ये नंबर्स के बढ़ने का क्या सीधा-सा एक इफ़ेक्ट इसका ये निकल के आता है कि इस पेशेंट में जो भी है, कि इस पेशेंट में एलर्जी की टेंडेंसी है, या स्नोफिल्स बढ़ी हुई है, यानी कि इसका रेस्पिरेटरी पाथवे कहीं न कहीं डिस्टर्ब है। तो ये इस तरीके से कुछ पॉइंट्स के द्वारा हम समझ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं कि हाँ, ये अस्थमा का पेशेंट है। तो ये तो कॉमन बातें हमने यहाँ पे कह ली कि अस्थमा क्या है, शरीर क्या हुआ, अस्थमा क्या हुआ, उसके कारण हमने देख लिए, उसकी साइन सिम्पटम्स यानी कैसे हम पहचानेंगे कि ये अस्थमा का ही पेशेंट है, और उसको हम क्या-क्या एग्ज़ामिन करेंगे। इन सब चीज़ों के करने के बाद फिर हमारा जो मेन उद्देश्य होता है कि हम उस पेशेंट को कैसे ठीक करें, क्या ट्रीटमेंट दें, क्या दवाएँ दें, जिससे उसको आराम मिले। तो इस पर विचार करते हुए आयुर्वेद में क्या कहते हैं, क्योंकि कोई भी बीमारी को ठीक करने के लिए लास्ट में ट्रीटमेंट ही होता है कि एक उसको प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाए, जिससे वो अपने रोग को ठीक कर सके और
आगे भी अपने आप को स्वस्थ रख सकें। तो जो एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या कहते हैं कि एक प्रॉपर तरीका वो क्या है? तो आयुर्वेद में भी जैसे बताया गया है और हम लोग भी जैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि भई जो चीज़ हो रही है, किसी वजह से हो रही है तो वो क्या कारण है? उसके होने का क्या कारण है? उसको सही किया जाए। उसके बाद अगर हम उसको ठीक कर लेते हैं, तो ज़ाहिर है कि बीमारी आगे बढ़ नहीं पाएगी, वहीं पे रुक जाएगी। दूस और अगर बाई चांस इन सब के बाद अगर बीमारी हो गई है, तो दूसरी बात आती है, फिर हम उस बीमारी को हो गई तो उसको ठीक करें। उस बीमारी को ठीक करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो शरीर के अंदर से ठीक किया जाए, मतलब शरीर का शोधन किया जाए पूरी तरीके से, और एक शरीर के बाहर, बाहर से क्या होता है कि उसको ठीक करने का ये है, उसको करें। तो ये करने के लिए आयुर्वेद में 2 चीज़ें बताई हैं, एक तो संशोधन और संशमन। संशोधन से एक्चुअली होता क्या है ना, कि बॉडी का प्यूरिफिकेशन, पूरी बॉ जो हमारा शरीर है, जो रोग हो रहा है जो रोग शरीर में हो रहा है, उस शरीर में डिटॉक्सिफाई कर दो पूरे शरीर को, और इसी के लिए आयुर्वेद में पंचकर्म शब्द को लिया गया है। फिर जब शरीर शुद्ध हो जाएगा तो थोड़े से दोष वगैरह जो रह गए हैं या जो, तो उनको औषधियों से ट्रीट कर दो, उनको औषधियाँ देकर उनको ठीक कर दिया जाए। तो जब औषधियाँ ठीक कर देंगी तो शरीर की शुद्धि भी हो गई। शरीर में जो थोड़ा बहुत दोष रह गए थे उनको हमने औषधियों से दबा दिया। तो तरीका दोनों से हुआ, यानी कि रोग तो खत्म हुआ, लेकिन अब रोग आगे बढ़ ना पाए और आगे हो भी ना पाए। इसलिए हम उसमें क्या बताते हैं किसी भी पेशेंट को कि भई आपको ये डाइट लेनी है और इस तरीके का लाइफ़स्टाइल मैनेजमेंट करना है। मतलब आपको इस तरीके के नियम को फ़ॉलो करना है, उनको आगे लेके चलना है, जिससे आगे भी ये चीज़ें ना हो पाएँ। तो इस कोई भी ट्रीटमेंट में सिंपल 5 पॉइंट आ जाते हैं कि भई पहले कॉज़ को ट्रीट कर दिया, फिर हमने शरीर का शोधन कर दिया, फिर हमने जो थोड़े से दोष रह गए थे उनको औषधियों से ट्रीट कर दिया, उसके बाद हमने अपना मैनेजमेंट ऐसा किया आहार, खाने, डाइट से और अपने लाइफ़स्टाइल को इस तरह मैनेज किया कि वो चीज़ें आगे भी ना बढ़ पाएँ, वो रोग आगे ना हो पाएँ दोबारा से, और थोड़ा-सा फिर योग को हम ले लेते हैं। तो इसी अस्थमा में भी यही होता है। अस्थमा के ट्रीटमेंट में अगर हम देखें तो वही सबसे पहले अगर हम देखें कि भई हम कॉज़ को ट्रीट करते हैं, तो कॉज़ क्या है? हाइपर रिएक्टिव हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? जितने भी कारणों से हो रहा है, जो हमारा एयरवे पाथवे उसको हम कम कर दें या उनसे हम बचाव करें। जैसे हमें एलर्जी है किसी चीज़ से, धूल से एलर्जी है, तो हम उस जगह पे ना जाएँ या उस पार्टिकल्स के कॉन्टैक्ट में ना आएँ या उस चीज़ के कॉन्टैक्ट्स में ना आएँ, तो ये तो हमारा बचाव हो गया। और दूसरी चीज़ ये भी देखी जाती है कि अस्थमा का जो अटैक होते हैं या कह लेते हैं जो इनकी रिकरेंसी होती है या बार-बार जो होते हैं, वो एक से टाइम पीरियड पे होते हैं। इसको एक एपिसोडिक कहते हैं ना, एक अंतराल पे होने वाला ये रोग होता है। मतलब एक निश्चित टाइम पीरियड होता है कि अगर जैसे दिन में कहा जाए कि दिन में ये सुबह के टाइम, मॉर्निंग के टाइम अस्थमा के पेशेंट में अटैक देखने को मिलता है। उसकी साँस जो होती है सुबह के टाइम फूलती है। मतलब वो भी सनराइज़ से पहले जहाँ स और या फिर शाम को कहिएगा कि जब सनसेट हो जाता है, सूर्य छुप जाता है, उसके बाद अस्थमा के पेशेंट में ये देखने का, या फिर अगर दिन-रात की बात की है तो रात के मध्य पीरियड में जो भी 12 से 2 बजे का टाइम होता है, 3 बजे, उसमें भी अस्थमा का अटैक देखने को मिलता है। तो ये इसका एक टाइम पीरियड होता है, इसमें आपको देखने को मिलेगा, इस पे होना ही होता है। अगर इन चीज़ों से आपको बचाव कर लिया जाए तो वो चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे अगर सुबह हो रहा है तो हमारी कोशिश होती है उस टाइम पीरियड में हम एक्टिव रहें, अपनी बॉडी को एक्टिव रखें। तो नहीं होगा ये, अस्थमा का अटैक नहीं हो पाएगा। उससे बचाव हो जाएगा और हम, क्योंकि कहीं एक्चुअली सुबह के टाइम पे दिनचर्या में बताया कि सुबह के टाइम जो होता है या जो भी रात का टाइम होता है उसमें
उस जो शरीर में ये दोष बढ़ने लगते हैं, कफ जो होता है वो बढ़ने लगता है, और जहाँ पे भी ये कफ बढ़ता है तो वो रुकावट करता है, और जहाँ रुकावट हुई वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस पहुँच नहीं पाती है पूरे, और ऑक्सीजन पहुँचती नहीं है। तो इस तरीके से हम पहला पॉइंट जो हमारा है इसको ट्रीट करने का, कि हम इसके कॉज को ही ट्रीट कर देते हैं, जो कॉज है उनको अवॉइड करते हैं। जो दवाएं हम ले रहे हैं कुछ जो उनको लेना अवॉइड कर दीजिए, तो ये चीजें अपने आप अस्थमा का अटैक कम होने लगता है। फिर दूसरा जो हमारे आता है आयुर्वेद, इसमें आयुर्वेद में बताया गया अस्थमा के चिकित्सा के लिए बताया है कि आप संशोधन करिए। संशोधन के लिए उन्होंने आयुर्वेद में तो बहुत सारी चीजें बताई हैं कि आप स्नेहन करिए। स्नेहन मतलब जो शरीर में ऑयल की मसाज, कोई भी तेल है उसने मसाज करिए। इससे क्या, ऑयल की मसाज या कोई भी तेल से हम जब बॉडी पे मसाज करते हैं तो क्या होते हैं, जो पोर्स हो शरीर में, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं। स्वेदन करते हैं, स्वेटिंग मतलब भाप से जो क्रिया दी जाती है उनसे क्या होता है, पूरे शरीर में जो भी पोर्स हैं वो खुल जाते हैं, और ऑयल मसाज करने से क्या होता है, ऑयल की वो शरीर के अंदर जाके एब्जॉर्ब होके उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखते हैं। तो ये स्नेहन हो गया, स्वेदन हो गया, वमन कराते हैं, क्योंकि वमन का क्या होता है कि वो कफ को वमन मतलब वॉमिटिंग कराना, कि वमन हम कराएंगे तो जो भी कफ बढ़ रहा है वो बाहर निकल जाता है। तो हमारा अल्टीमेट यही है कि भाई जो शरीर में जो कफ बढ़ रहा है उसको कम किया जाए। तो उन सब के लिए ये पंचकर्म का प्रोसेस होता है। लेकिन आयुर्वेद में ये पंचकर्म का प्रोसेस इतना कॉस्टली और टाइम टेकिंग होता है कि हर कोई इसको प्रिफर नहीं कर पाता है। हर कोई इतनी कॉस्ट पे नहीं कर पाता है, हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतना टाइम दे पाए और उसको प्रॉपर तरीके से ले पाए। इसलिए जो हमारे यहाँ का कल्पामृत में जो क्लियर टॉक्स है उसको बताया गया कि ये बॉडी को डिटॉक्स करता है। डिटॉक्स करता है, जो भी जितने भी स्नेहन स्वेदन या वमन की प्रोसेस से शरीर में जो डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है वो इस कल्पा क्लियर टॉक्स से पूरी हो जाती है, आसानी से हो जाता। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो क्लियर टॉक्स है इसमें जो कुछ कंटेंट पड़े हैं, जैसे अजवाइन हो गया, अजमोदा हो गया, लहसुन, पिपली, सौंफ, दालचीनी, ये सब क्या करते हैं कि जो वहाँ पे भी शरीर में ये जो कफ जमा हो रहा है उसको पतला करते हैं। जैसे ही वो पतला होता है तो अपने आप वो सिक्रीशन से या कैसे वोमिट निकल जाता है। निकल जाता है तो एक जो पाथवे जहाँ पे रुकावट आ रही थी सांस लेने में या सांस छोड़ने में, तो वो क्लियर हो जाता है और हमारी सांस प्रॉपर तरीके से आने लगती है। फिर दूसरा जो बताया है, शमन में औषधियाँ बताई हैं। औषधियाँ भी अस्थमा के पेशेंट में जो भी औषधि दी जाए, ये औषधि ये औषधि होती क्या है एक्चुअली, ये जो जितने भी आयुर्वेद में औषधियाँ बताई गई हैं, ये औषधियाँ कफ को कम करने के लिए दी जाती हैं। कफ को कम करने के लिए इनकी प्रॉपर्टी होती है कि जो भी औषधि होगी वो तीक्ष्ण होगी, मतलब तेज होगी, कटु होगी, कड़वी होगी और गर्म होती हैं। तो ये सब क्या करती हैं, अल्टीमेटली ये कफ को कम करती हैं, पतला करती हैं। और इन सभी की औषधियों से जहाँ का ये होता है तो कफ जहाँ कम हुआ तो अपना नॉर्मल जो फिजियोलॉजी शरीर की चल रही है, सांस लेने की, सांस छोड़ने की, ऑक्सीजन को लंग्स में पहुंचाने की, तो वो अपने प्रॉपर तरीके से होने लगती है। और जहाँ हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचती है पूरे तरीके से, तो लंग्स भी हमारे जो फेफड़े हैं वो अपने तरीके प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। इसीलिए इन सभी औषधियाँ कोई एक्सट्रैक्ट होते हैं, जैसे औषधियाँ दालचीनी हो गई, लौंग हो गई, सौंठ हो गई, भारंगी बोला गया है, भूमि आंवला बोला गया, इन सभी को मिला के, इन सभी औषधियों को इकट्ठा करके कल्पामृत में, हमारे कल्पामृत में जो ड्रग्स निकाली हैं उसमें सबसे पहले आता है अस्थमा क्योर या कफ क्योरा। इन सभी औषधियों में इसमें क्या है, ये इन सभी औषधियों के एक्सट्रैक्ट जो क्या अल्टीमेटली कफ को कम करते हैं। जहाँ कफ खत्म हुआ वहां पे बीमारी खत्म हुई।
दूसरा एक है, औषधियों में देख लें, कुरकुमा को लिया गया। कुरकुमा है क्या? कुरकुमा में हल्दी है और ते त्रिफला या त्रिकटु है। ये क्या करती है? ये एंटीसेप्टिक होते हैं और एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी होती है इसमें, कुरकुमा में। तो जहाँ एंटी एलर्जिक हुआ, तो आपको जहाँ एलर्जी धीरे-धीरे जो डेवलप हुई है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने आप ही कम होने लगती है। एलर्जी जहाँ खत्म होगी, तो आपकी जो हाइपर रिएक्टिविटी डेवलप हो रही थी, वो भी नहीं हो पाती है। और एक और है आयुर्वेद में औषधि, जो कल्पामृत में भी है, च्यवनप्राश। च्यवनप्राश क्या करता है? च्यवनप्राश को तो आयुर्वेद में कहा गया है इम्यूनिटी बूस्टर। मतलब अब कोई रोग होता है, तो क्या होता है, धीरे-धीरे तो वो जो शरीर की जो इम्यूनिटी है, उसको तो कम कर ही रहा है। तो उस इम्यूनिटी को मेंटेन रखने के लिए, जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, या जीवन रक्षात्मक जिसको प्रणाली कहते हैं, वो प्रॉपर तरीके में बनी रहे, उसके लिए च्यवनप्राश हम दे सकते हैं, देते हैं। और साथ-साथ एक और प्रोडक्ट है, थायरोक्रोआ थाय थायो थायरोक्रोरा। ये भी अस्थमा में, ये अस्थमा के साथ-साथ अगर इसको कफ, जो कॉमन ज़ुकाम जिसको कह लीजिए, उसमें भी हम देते हैं। इसका इफ़ेक्ट अच्छा, क्योंकि ये भी क्या है, ब कफ डेवलप होता है, ज़ुकाम डेवलप हो रहा है, क्यों डेवलप हो? क्योंकि क्या है कि वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है, अल्टीमेटली वायरस पहुँच रहा है। वायरस अब ये उस वायरस को पहुँचने ना दें, तो उसके लिए थायरोक्रोरा लिया है। ये थायरो जब अब ये वायरस कहीं पे भी हो सकता है, या तो शुरुआत में ही हो, या शरीर के अंदर लंग्स में भी हो, तो अल्टीमेटली हमको खत्म वायरस को करना है, तो उसके लिए ये थायरोक्रोरा बेस्ट प्रोडक्ट है। अब उन सब के बाद अ, क्या होता है, हमने ये भी देख लिया कि अस्थमा हुआ क्या, क्या था? उसके साइन सिम्पटम्स क्या थे, उसके कॉज़ क्या थे, उसको हमने क्या एग्ज़ामिन करना था, कैसे पहचानना था, उसकी चिकित्सा क्या करनी थी। अब सबसे हर इस सब के बाद जो बेसिक, अक्सर कोई भी पेशेंट मैंने देखे हैं, दवा ले लेते हैं, दवा खाते हैं और कुछ देर ठीक होने के बाद दवा भी बंद, सब कुछ बंद, परहेज भी बंद। जो मेन होता है कि कहते हैं कि परहेज करना, वो चीज़ भूल ही जाते हैं कि उनको क्या करना है, क्या नहीं। तो लास्ट में जो सबसे आता है कि आपको क्या बचाव रखना है, कौन-सा आहार-विहार लेना है, वो चीज़ मोस्टली हर पेशेंट ये लास्ट में आके भूल जाता है, और किसी भी रोग के दोबारा होने का वही कारण फिर से बनता है। और जहाँ अस्थमा में वही है, जब तक बचाव नहीं है, आप इस रोग को दूर नहीं कर सकते, कभी ठीक नहीं कर सकते। तो इस रोग अस्थमा को पूरी तरह ठीक करने के लिए सबसे ज़रूरी पॉइंट होता है, दवाइयाँ लीजिए, हर चीज़, लेकिन सबसे ज़रूरी है बचाव। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या करना है, इस विषय में थोड़ा-सा मैं बताना चाहूँगी कि अगर कोई अस्थमा का पेशेंट है, तो सबसे पहले उसको बताइए गुनगुने पानी का यूज़ करें हम। बहुत गर्म नहीं, बल्कि बस गुनगुने पानी का यूज़ करें आप। क्योंकि सर्दियाँ होती हैं, सर्दियों में जहाँ पे भी हम ठंडा पानी या नॉर्मल पानी लेते हैं, तो वो जाके हमारे लंग्स में, जो भी फेफड़े होते हैं, उसमें जकड़न पैदा करने लगते हैं। धीरे-धीरे जहाँ जकड़न होती है, साँस लेने का मार्ग, जहाँ पे भी रास्ता होता है, वो सकरा होता है, फिर वही दिक्कत होती है। इसलिए कोशिश की जाती है उसको गर्म पानी किया पा गुनगुने पानी का प्रयोग किया जाए। फिर उसके साथ दूसरा आता है, दूध में हल्दी और सोंठ का प्रयोग करें, या दूध को च्यवनप्राश के साथ लें। इस तीसरी आती है हमको, मौसम में जितने भी मौसमी फलों का, जो फ्रूट्स आ रहे हैं, सीज़नल फ्रूट्स का प्रयोग करें। कोशिश करें सिट्रस फ्रूट का प्रयोग, लोग सिट्रस फ्रूट लेने, सिट्रस मतलब जो जैसे संतरे हो गए, या इनको लेने से अवॉइड करते हैं, लेकिन इनको लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है, वो आपकी इम्यूनिटी धीरे-धीरे बढ़ती है। तीसरा क्या होता है कि आप, सबसे ज़रूरी है, अगर अस्थमा का कोई भी पेशेंट है जिसमें बहुत ज़्यादा वो भाप ले। भाप यानी गर्म पानी की भाप लें, जिससे क्या होता है, जो
भाप लेने से क्या होता है कि जो भी ब्लॉकेज जहाँ पे भी शरीर कफ की वजह से भी जहाँ पे भी ब्लॉकेज हो रहे हैं या जहाँ पे भी रुकावट आ रही है, उस भाप से क्या होता है वो ब्लॉकेज नष्ट होता है, खत्म होता है, कम होने लगता है। इस भाप लेने में आप सादे पानी से भी भाप ले सकते हैं या फिर उसमें लौंग, दालचीनी डाल के उसको उबाल के उसकी भी भाप ले सकते हैं। इससे सीधा-सीधा ये भाप लेने से क्या होता है कि ये भाप हमारे नोज़ यानी नाक से जाके गले, गले से होके ये जो पूरा पाथवे है ट्रैकिया जो जिसको कहते हैं और फिर लंग्स में भी जो इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो बहुत छोटे-छोटे एक बहुत छोटा-छोटा सकरा पाथवे होता है। तो वहाँ तक चीज़ों को क्लियर करने के लिए भाप लेना बहुत ज़रूरी बताया जाता है। अब इसमें फिर और क्या ना करें? अगर कोई अस्थमा का पेशेंट है तो क्या ना करें? तो उसको सबसे पहले कहिए आप ठंडे हम कहते हैं कि भई आपको ठंडे चीज़ों का सेवन तो बिल्कुल ही नहीं करना है। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे दही हो गया, लोग दही बहुत खाते हैं, उनका सेवन ना करें। खुले खुले वातावरण में ना रहें। लोग जाते हैं आज शादियों का भी सीज़न होता है, दावत में खुले में दावत होती है, उससे क्या होता है कि हमारे जो भी पेशेंट होगा या जो भी सिंपल सा भी व्यक्ति होगा, तो उसके ऊपर सीधा ठंडी हवा सीधे ऊपर से पड़ती है, जिससे क्या होता है, जहाँ सीधी हवा पड़ रही है, धीरे-धीरे क्या होता है, वो जकड़न पैदा कर रही है, साँस लेने में दिक्कत हो रही है। तो उनसे ये कहा जाए कि भई आप इस सीधे एटमॉस्फेयर में कॉन्टैक्ट में ना आएँ और ठंडा पानी ना पिएँ, आइसक्रीम ना खाएँ, कोल्ड ड्रिंक ना पिएँ। ये सारे कारण जो होते हैं ना, ये अस्थमा को प्रेसिपिटेट का मतलब ये कहिए अगर आप नहीं भी आ रहा होगा अस्थमा, अगर इन सब अटैक नहीं आ रहा होगा, इन सब चीज़ों से लेने से उसका अटैक की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। हो सकता है उसको एकदम से अटैक आ जाए। तो इस यही चीज़ें क्या उसको कहें हम भी एक्सरस और उसको दूसरा है कि बहुत कोई भी एक्सरसाइज़ करे, बहुत धीरे-धीरे करें, बहुत फ़ास्ट एक्सरसाइज़ कोई भी ना करे। क्योंकि लोग एक्सरसाइज़ के नाम पे तो कुछ भी करने लगते हैं। तो अस्थमा का अगर कोई भी पेशेंट है, तो उससे सिंपली ये कहा जाए आपको कोई भी बहुत हार्ड एक्सरसाइज़ नहीं करनी है। आपको एक्सरसाइज़ नॉर्मल वॉकिंग कर सकते हैं। बहुत राइडिंग वगैरह ना करें और एक और चीज़ कि बहुत देर तक किसी जगह पे ना बैठें। बहुत देर तक बैठने से भी क्या होता है शरीर में धीरे-धीरे कफ बढ़ने लगता है। तो इस तरह ये कुछ चीज़ें हैं जो इन सब चीज़ों का बचाव करते हैं हम तो अस्थमा अटैक नहीं हो सकते हैं। और इसके साथ-साथ करते-करते एक चीज़ और है योग को भी कर सकते हैं। योग में भी जो होता है प्राणायाम बताया गया है। प्राणायाम में क्या होता है, हम स प्राणायाम करें तो क्या होता है इसमें जो साँस लेने की एक तो ध्यान लगाते हैं हम। ध्यान लगाने से क्या होता है किसी भी चीज़ पे हम केंद्रित हो जाते हैं। एक कंसंट्रेशन हमारा बन जाता है। फिर धीरे-धीरे हम उस प्राणायाम में क्या धीरे से साँस लेते हैं, धीरे से छोड़ते हैं। फिर इस प्राणायाम में कि हम जो ड्यूरेशन होता है धीरे-धीरे हम बढ़ाते हैं और टाइम पीरियड को बढ़ाते जाते हैं। तो इससे क्या होता है जो भी शरीर में जहाँ पे भी जकड़ाहट या बैक्टीरिया वगैरह इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है, इन्फ्लेमेशन डेवलप हो रहा है, वो चीज़ धीरे-धीरे कम होने लगती हैं। हम अनुलोम-विलोम कर सकते हैं और हल्के से जो भी योग बताया गया वो कर सकते हैं। अल्टीमेटली अगर देखा जाए पूरे तौर तरीके पे तो हमको अस्थमा के पेशेंट में केवल एक यही दिखाई देता है कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उस बचाव करें। अस्थमा के रोगी जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपना बचाव कर लेगा, वो उतना ही अस्थमा के अटैक से दूर रह सकता है। क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो अगर एक बार शुरू हो जाती है तो फिर धीरे-धीरे ये बढ़ती ही है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि और इसी के साथ अपनी बात भी ख़त्म करना चाहूँगी कि अगर कोई भी पेशेंट है या कोई भी व्यक्ति है,
तो जिस उसे लगता है कि अगर उसे एलर्जी है किसी चीज़ से, तो वो कोशिश करे कि वो अपने आप को उन चीज़ों से बचा के रखे, जिससे अस्थमा डेवलप ना हो पाए। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगी और अजय सर से कहूँगी कि सर वो आएँ और आगे बढ़ाएँ। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू बहुत-बहुत सर। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर रुचि। मुझे लगता है कि आज हमारा प्रयास निस्संदेह बहुत शानदार और बहुत सफल रहा। आपकी प्रस्तुति, आपकी वाणी, आपका बात करने का अंदाज और आपने जिस शब्दावली का उपयोग कल्पामित परिवार के लिए किया है, वो इतना आसान था, इतना सरल था, एक-एक बात हर व्यक्ति को समझ में आ रही थी। मैं पूरे कल्पामित परिवार की तरफ से आपको बहुत-बहुत शुक्रिया कहता हूँ और उम्मीद करूँगा कि समय-समय पर आप इसी तरीके के अलग-अलग विषयों के ऊपर अपना समय हमें देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। साथियों, थैंक यू सर। नमस्ते थैंक यू। सर। नमस्ते। साथियों, ये थे डॉक्टर रुचि और मुझे लगता है कि आज हमारा प्रयास निस्संदेह बहुत सफल रहा है और वैसे भी अब हम सिर्फ और सिर्फ बातें भी सफलता की ही करेंगे। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा, एक तो जाने की जल्दी मत किया करें। जब तक मैं आपको जय कल्पामित बोल ना दूँ, तब तक जाने की जल्दी कभी मत किया करें क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं, जो हमें आपको बतानी होती है, कुछ सूचनाएँ होती हैं, जो आपको बतानी होती है। इसमें एक सावधानी आपको रखनी है। आज जो व्याख्यान डॉक्टर रुचि ने आपको दिया, ये सुनकर हमें डॉक्टर नहीं बनना है। क्योंकि डॉक्टर साहब ने आपको प्रोडक्ट भी बताए, कुरकुमा बताया, कफ सिरप बताया, हमारा क्यूरा बताया और हमारे और भी कई प्रोडक्टों के बारे में बताया। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना जाँचे परखे किसी भी व्यक्ति को साँस की दिक्कत है तो उसे आप अस्थमा का रोगी मानकर आप उसे जाकर एक डॉक्टर बनकर उसे ये दवाएँ देना शुरू कर दें। ना, हमें ऐसा नहीं करना। ये सब चीज़ें हम आपको क्यों प्रोवाइड करवाते हैं, ये सब जानकारियाँ हम आपको क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं ताकि आपको ये पता रहे कि कल्पामृत में और ऋषिपैथी के माध्यम से हम इन रोगों को भी ठीक कर सकते हैं और इसके लिए कल्पामृत परिवार ने आपके लिए प्रशिक्षित डॉक्टर रुचि जैसी बहुत सारे डॉक्टर्स रखे हुए हैं प्रति ऋषिपैथी सेंटर के ऊपर। आपने उनकी सेवाएँ ही लेनी है। उन्हीं के पास रोगी को लेके जाना है और उनके माध्यम से ही वो उसकी पूरी शरीर की जाँच करके जैसा कि हर डॉक्टर बताता है हमारा आयुर्वेद का कि हर शरीर की प्रकृति अलग-अलग होती है, वात, पित्त, कफ के हिसाब से ही हमें रोगी को दवाएँ देनी पड़ती हैं। तो हम अपनी मर्ज़ी ना करें, हम डॉक्टर ना बने, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही काम करना है, हमें मैसेंजर बनना है। हमें लोगों तक ये संदेश पहुँचाना है कि हम एक ऐसे परिवार में हैं, जिस परिवार में एक ही मिशन है स्वस्थ भारत, समृद्ध परिवार, समृद्ध मानव। तो हमें अपने संदेशों के माध्यम से या हमारे नज़दीक में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो किसी रोग से ग्रसित हो, उसे हमें अपने नज़दीक के सेंटर पर लेके जाना है और नज़दीक में सेंटर ना हो, तो आप बाय फ़ोन कॉल भी सेंटर के डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से सीधी दवाएँ भी मँगा सकते हैं। तो मैं थैंक्स करता हूँ डॉक्टर रुचि का और शायद आप सबके लिए एक सूचना है।